हेलो बच्चों। आई होप मेरी आवाज़ को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। हम लोग फिज़िक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने सीखा था कि अगर पार्टिकल को अगर ऊपर डायरेक्टली फेंक दिया जाए या फिर नीचे डायरेक्टली फेंक दिया जाए तब तो सिंपल रहेगा, सब कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को डिसाइड करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके आगे यानी कि जस्ट पिछली क्लास में हम लोग सीखना शुरू किए थे ऐसी हालत में पार्टिकल के साथ क्या होगा अगर उसे ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं फेंका गया। अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर या 60 डिग्री के एंगल पर फेंका जाएगा तो किस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करने का तरीका क्या था, एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड करिए, वेलोसिटी वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखिए, एक्सेलरेशन वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखिए और पूरा एनालिसिस कर लीजिए। ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन करते करते सीख रहे थे एक एक बात को। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके ज़रा अच्छे से लास्ट क्लास को थोरोली रिवाइज कर लें। उसके बाद हम लोग तुरंत फुल स्पीड में सारे फॉर्मूले को डिराइव करके क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो और लास्ट क्लास को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। ऑल राइट, ये मानते हुए कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, हम लोग ये मानते हैं, चलो थियरी में हम लोग लिख रहे हैं अभी। ठीक, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इफ नोटबुक में लिखें आप, मैं आपको दिया था डिराइव करने के लिए खुद से, है ना। तो डिराइव कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन चाहे डिराइव किए चाहे नहीं किए, अभी जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आप अच्छे से लिखेंगे नोटबुक में। इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड और ब्रैकेट में लिख दो u कॉमा थीटा। इसका मतलब u के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पर, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कहलाएगा और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ये कहलाएगा, है ना। और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से फेंका गया है पार्टिकल को। ठीक है, ग्राउंड से पार्टिकल को फेंका गया है, ये हम लोग मान के चलेंगे। तो डायग्राम एक कैसा बनना चाहिए, डायग्राम ये रहा, देखो। एक पार्टिकल है जिसे u के स्पीड से फेंका जाता है और हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पर कुछ इस तरह से। मैं साफ साफ दिखाया हूं यहां पर एक्स एक्सिस और इस तरह से वाई एक्सिस। सबसे पहला काम, डायग्राम बना दो। u के स्पीड से थीटा के एंगल पर इस तरह से फेंका गया और ये जो जमीन के जैसा मैं दिखाया हूं उसको भी साफ साफ लिख देता हूं कि यही ग्राउंड है। ध्यान देना, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ तभी वैलिड है जब ग्राउंड से पार्टिकल को फेंका जाए और दोबारा से पार्टिकल जमीन से जब टकराए तो वो भी उसी लेवल में रहे। सेम लेवल में मतलब सेम हाइट पर जहां से फेंका गया था। खैर, तो कुछ भी बात करें आगे, इससे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख लेना चाहिए। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मुझसे पहले लिखो। लिखने के लिए बोला हूं, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए नहीं। तो ये रहा एक कंपोनेंट, आप समझदार हैं, ये लिख लेंगे। ये कंपोनेंट कहलाएगा u cos थीटा। अब ये कहां से आया ये पता करने के लिए पुराने लेक्चर्स को देखें आप। और ये रहेगा u sin थीटा। ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स, अगर नजर ना आ रहा हो तो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं। इस वेलोसिटी वेक्टर को, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को कहा जाएगा, रिजॉल्व कर दिया हमने, तोड़ दिया दो अलग अलग हिस्सों में, कंपोनेंट्स में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज u cos थीटा आई कैप में और प्लस u sin थीटा जे कैप में। और लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, u cos थीटा u sin थीटा की जगह 30 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड लेके एग्जाम्पल के तौर पर बातों को सीखे थे। एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा और नीचे की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है, नीचे की ओर नेगेटिव डायरेक्शन है,
ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस जे कैप में लेकिन जी वैल्यू है एक्सेलरेशन के लिए। आई होप यहां पर आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है। याद रखना, आगे कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें सबसे पहला स्टेप यही रहने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर को साफ साफ लिखा जाए। ठीक, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने दिया था, मैक्सिमम हाइट और साथ में रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या खास बात, इसको एक लाइन में लिखता हूं और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, ये पार्टिकल को यहां से फेंका गया देखो, और पार्टिकल फाइनली जाके यहां पर पहुंचा। तो इस कंप्लीट मोशन के दौरान वाई डायरेक्शन में देखे जाने पर डिस्प्लेसमेंट है 0। इस पर अच्छा खासा चर्चा कर चुके थे हम लोग लास्ट क्लास में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, वो ट्रिक जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुड बी, अब बिल्डिंग से फेंका गया होता तो अलग कहानी होती, किसी कुएं में से फेंका गया होता जमीन तक तो अलग कहानी रहती। यहां पर सिचुएशन सिंपल है, ग्राउंड से ग्राउंड तक पहुंचाया जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ कितना गया, ओवरऑल न तो ऊपर गया न तो नीचे गया, तो इस वजह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। इस बात का यूज कर रहा हूं मैं S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करने जा रहा हूं। 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ, माइनस कहां से आया, जी वाला वैल्यू जो है ना वो माइनस में है, इनटू, देखो यही सब गलती, टी भी है ना यहां पर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख रहा हूं। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। जैसे ही आपने ये बात मैथमेटिक्स को बोला, मैथमेटिक्स ने आपको 2 जवाब दिया, टी को कॉमन ले लिए जाने पर आपके पास रिजल्ट बनता है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी इक्वल्स टू 0। तो टी के 2 अलग अलग वैल्यूज, आई होप सो कि आप पहचान लेंगे कि कौन सा वाला एकदम शुरुआत वाला टाइम है और कौन सा वाला सच में टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट बना हमारे पास, लिख लोगे खुद से, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो सभी इस रिजल्ट तक पहुंचे हुए होंगे मुझसे पहले ही। अच्छा, इस रिजल्ट को तुरंत लिखने के बाद इसी रिजल्ट को दूसरे तरीके से भी लिखिए। यह दरअसल लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई जी। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई मैं क्या लिखूंगा, u साइन थीटा। u साइन थीटा तो पहले से लिखा हुआ था। u साइन थीटा को पहचानो, आखिर u साइन थीटा क्या है। u साइन थीटा दरअसल, सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया हूं क्योंकि शुरुआत में थोड़ा समय बर्बाद हो गया था। क्या, u साइन थीटा को लिखा जा सकता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो इसको साफ साफ आप इस तरह से भी लिखें, 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, आप पूरा लिखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है ये। ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 कर दिए जाने पर हमें रिजल्ट मिल जाता है 2 टाइम्स भी याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट का। अगर यह पूछा जाए कितने समय में जाके पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा, यहां पर पहुंचा होगा कितने समय के बाद, यह भी बताया जा सकता है। लास्ट क्लास में छोटा सा डिस्कशन इस पर किया था मैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जस्ट आधा, और फाइनली जब जाके जमीन पर गिरा तो यह कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम के बाद है ना।
मैक्सिमम हाइट के बारे में चलिए बात करते हैं। ये सभी बातें आपको एकदम जबान पर हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए रटी हुई होनी चाहिए, ठीक? तब तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चांस है क्वेश्चन सॉल्व होने का। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं वो आपके जबान पर एकदम रटा हुआ रहे, ठीक है? मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, वो कौन सा लॉजिक है, वो कौन सा ट्रिक है जिससे हम लोग मैक्सिमम हाइट पता करते हैं। मैक्सिमम हाइट पर जब भी पहुंचेगा पार्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो बन जाएगा 0। एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आप नोटबुक में लिखेंगे इन सभी बातों को, मस्ट बिकम 0। और ध्यान दो, हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट, टाइम का जिक्र नहीं है यहां पर, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में, सुनाई दिया? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां पर v बता सकते हैं आप मुझे क्या होगा? याद रहे, हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कभी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा ये वाला वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूं? u नहीं, u साइन थीटा इतने पूरे का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट यही तो पता करना है, मैक्सिमम हाइट के बराबर ये, ठीक? तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना, देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2g। समझे जी? तो ये रिजल्ट दोबारा से निकाल लेने के तुरंत बाद आप इस बात को लिखेंगे साफ साफ कि इसी आंसर को समझा जा सकता है जैसे कि ये लिखा हुआ है किसी एक चीज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। किस चीज का होल स्क्वायर? तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, और u साइन थीटा को आज के दिन हम लोग समझ रहे हैं कैसे? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे देखो, सवाल ना ऐसे पूछा जाता है, सिंपल सा एकदम, एक पार्टिकल को फेंका गया, उसके लिए कुछ मैक्सिमम हाइट था, कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट था, कुछ रेंज था, दिया हुआ है। अगर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर इस तरह से लिखे हुए रहोगे और कम से कम 2-3 बार पढ़े हुए रहोगे तो तुरंत जवाब लिखोगे तुम। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई g इंटू 2 रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 3 गुना किया गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 3 गुना हो जाएगा। जबकि मैक्सिमम हाइट को देखो, ये 3 गुना नहीं होगा, ये 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक होल स्क्वायर भी है। समझ रहे हैं बात को? खैर, तीसरी बात, रेंज के बारे में चलिए बात करते हैं। रेंज का मतलब होता था क्या? रेंज का एक डेफिनेशन बताया था मैं आपको। रेंज के बारे में मैं आपको बताया था वो ट्रिक जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन। ये सभी बातें आपके नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है? और इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जब आप दोबारा से रिवीजन कर रहे होंगे तो एक एक बात आपके दिमाग से होके गुजरे, ठीक है? खैर, तो यू के स्पीड से अगर पार्टिकल को फेंका गया कुछ इस तरह से, तो ये हमारे लिए रेंज रहेगा। यही है रेंज। तो आखिर इस रेंज को कैसे पता किया जाए? तो याद रखो,
यहां पर पार्टिकल बीच रास्ते में कभी ना कभी पहुंचा, ये मैक्सिमम हाइट पर कभी ना कभी पहुंचा, फिर यह पार्टिकल नीचे की ओर उतरने लगा और उसके बाद जमीन पर जा टकराया। जमीन पर जाके टकराएगा कितने समय के बाद? कैपिटल टी टाइम के बाद। तो हम लोग रेंज को पता करने के लिए रेंज को समझेंगे, जैसे कि याद रखना है हमेशा, रेंज को समझेंगे जैसे कि ये एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होने वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट है पूरे टाइम इंटरवल या टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान। तो हम लोग रेंज इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं? रेंज इक्वल्स टू हम लोग लिखने वाले हैं, ये तो ऑलरेडी लिखे थे, अभी जस्ट भूल गया मैं, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट मोशन S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है रेंज, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कई सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जड़ यही है ना। तो जड़ को मजबूत रखिए। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के मुताबिक u साइन थीटा नहीं, u कॉस थीटा, देखो ध्यान से नोटबुक में, u कॉस थीटा इंटू टी, टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वो हिस्सा जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कितना है वो देखो जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन? ये तो 0 आई कैप है ना, तो इस कारण से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 यहां पर लिखने की जरूरत थी, टी स्क्वायर। आ गया डिस्प्लेसमेंट, यही है रेंज। रेंज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले से ही रेंज को याद रखें सबसे पहले। तो और भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, लेकिन ये वन ऑफ द फॉर्मूला है रेंज के लिए, कि टाइम ऑफ फ्लाइट को गुणा कर दिया जाए यू कॉस थीटा से। इसी को फिर से बराबर लिखो, किसके है? यू कॉस थीटा क्या कहा जा सकता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कैपिटल टी मतलब क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इन बातों को एकदम जबान पर याद रखेंगे अगर आप, मतलब रटा हुआ रहे बिल्कुल अगर, तो ऐसे सवाल पूछा जाए, देखो एक पार्टिकल को फेंका गया, कुछ आया टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ आया मैक्सिमम हाइट, कुछ आया रेंज, तीनों चीज दिया हुआ है। अब सवाल में यह कहा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट को बिना बदले हुए रेंज को डबल कैसे किया जाए? समझे सवाल? टाइम ऑफ फ्लाइट को बदलना नहीं है, लेकिन रेंज को डबल कर देना है मान लो, तो क्या उपाय है? यह साफ आपको दिख रहा है यहां पर। टाइम ऑफ फ्लाइट में बिना बदलाव लाए अगर आप u cos थीटा, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसे अगर आप डबल कर दीजिएगा तो रेंज भी डबल हो जाएगा। अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है इस बात को, तो इसीलिए बोल रहा हूं इस रिजल्ट को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, और मैथमेटिकली समझिए इसी को, u cos थीटा और साथ में फिर लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब 2u साइन थीटा, अभी निकाले थे, डिवाइडेड बाई g। तो फाइनल एक्सप्रेशन बना हमारे पास रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस बात को समझने में कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये एक अलग ही ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन ऑफ 2 थीटा के। जरा सा 1 मिनट रुक के बस मैं इस पर डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है? पहले इस रिजल्ट को साफ साफ आप लिख दीजिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा
डिवाइडेड बाई जी। मैं इस साइन 2 थीटा के बारे में बस 1 मिनट डिस्कशन कर लेता हूं ताकि सभी साथ में रहें, है ना। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप गौर करें कि साइन ऑफ 60 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि साइन मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री है, ऐसा नहीं है। ठीक, साइन खुद अपने आप में एक ऑपरेशन है 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री इसको लिखा जा सकता है अलग अलग तरीके से, साइन ऑफ 15 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज। लेकिन इसको इस तरह से एक्सपेंड नहीं किया जा सकता कि साइन 15 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 45 डिग्रीज, इस तरह से एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वही बात, साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना है इन दोनों के साथ। तो आप याद रखेंगे इस बात को। हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी अगर लिखा हुआ है कहीं पर साइन ऑफ ए प्लस बी, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैथमेटिकली। जिनको याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद, बहुत अच्छी बात मतलब ठीक है, जिनको नहीं याद है उनके लिए बुरी बात है ये। बावजूद इस बात के मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां पर बी के जगह अगर आप थीटा रख दीजिए और साथ में ए के जगह भी अगर आप थीटा रख दीजिए, तो ये क्या क्या चीज में बदल जाएगा? साइन ऑफ 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आपको पहले से याद नहीं था तो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ता है फिजिक्स में ही। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू बना हमारे पास, ए के जगह भी थीटा रखना है और बी के जगह भी थीटा रखना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिस कारण से ये बना 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो इसको हम लोग एक बार बस वेरीफाई कर लेते हैं कि सही से ये काम कर रहा है कि नहीं। तो साइन 60 डिग्री एक बार देखेंगे और दूसरी बार देखेंगे हम लोग 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। साइन 60 डिग्री का रेडीमेड फॉर्मूला है √3/2 और इसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला दोनों के लिए अलग अलग, 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2। तो देखिए सबको सही आ रहा है कि नहीं, दोनों से आंसर सेम आया, ये फॉर्मूला सही है, अब बस विश्वास कर लो। ठीक, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। मैं इस डिस्कशन को यहां से हटा रहा हूं बस। ये रहा हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए, मतलब रेंज के लिए फॉर्मूला। इस रेंज के फॉर्मूले को भी अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन वो मैं आप पर छोड़ रहा हूं, क्वेश्चंस करते समय हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें इस बात को। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होना था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के प्लेस पे। हाँ, ये बात तो सही बोले। हाँ भाई, किसी का कहना सही है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जहां पर मैं लिख रहा था, मैं मन में यही माना हुआ था कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ही लिखा जाना चाहिए। तो सभी करेक्ट कर लीजिए भाई, यहां पर होना चाहिए था इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कहीं कहीं पर इनिशियल वेलोसिटी का ही वर्टिकल कंपोनेंट है। सभी अपने नोटबुक में करेक्ट करें, इसने एकदम सही कहा है। कहाँ गया? चलो तुम करेक्ट कर लेना। और भी कहीं लिखा था, हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो समय के बीतने के साथ बदल रही है। हालांकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में
बदलाव नहीं आया है। अब देखो, आई होप जितना मैं बताया उतना आपको समझ में आ चुका है और आप पहले ही इस काम को कर चुके थे, ठीक है। नहीं किए थे तो आप जिम्मेदार हैं पूरी तरह से उसके लिए। मैं यहीं पर क्या क्या और ऐड कर रहा हूं इसी डेरिवेशन में, समझने की कोशिश करना और क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि हवा चलने के वजह से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चलने के वजह से, ये देखो डायग्राम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से हवा चलने के वजह से पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझे बात? नीचे की ओर अर्थ के ग्रेविटेशन के वजह से एक्सेलरेशन जी का है और हवा के चलने के वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, मान लो। तो ऐसी हालत में यहां पर 0 लिखना गलत हो जाएगा। और जब आप रेंज के बारे में बात कर रहे होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का यही डेफिनेशन काम करेगा, हवा चलने के बावजूद, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए यही एक्सप्रेशन काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को भी सिर्फ वाई डायरेक्शन से लेना देना है। लेकिन रेंज तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ना, तो इस कारण से इस पर हवा चलने के वजह से प्रभाव पड़ेगा। और इस बार 0 मानने के बजाय यहां पर लिखा जाना चाहिए था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सवाल में जो कुछ भी दिया हुआ है हवा चलने का प्रभाव। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए डिराइव किया हुआ रेंज का फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला हमेशा के लिए नहीं है, यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही वैलिड है। पहली बात, जमीन से फेंका जाए जमीन पर जाके गिरे। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिसका जिक्र ही नहीं किया गया पूरे डेरिवेशन में। और भी कई तरह के एजम्पशंस हो सकते हैं यहां पर, लेकिन इतना डिस्कशन बहुत है। लिखिए क्वेश्चन, सवाल लिखें। फाइंड, तेजी से करो, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज फॉर फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कहां से फेंका गया, आप मानेंगे जमीन से फेंका गया। एयर रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं, आप मानेंगे नहीं है एयर रेजिस्टेंस, एटसेट्रा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट लिखे हैं हम सवाल का कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, चलो उसी को उठा लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि वो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं फॉर्मूले से। 50 मीटर पर सेकेंड, और क्या एंगल था, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था हमारे लिए 37 नहीं 53 डिग्रीज का। तो जरा इन दो वैल्यूज के साथ u और थीटा के, यही हो गया ना u और यही हो गया थीटा, तो u और थीटा के इन दो वैल्यूज के लिए जरा तीनों क्वांटिटी 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल दो। तो तेजी से करिए, आंसर तक पहुंचिए। चलिए भाई, कई लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है, और सही दिशा में पढ़ाई करते रहें, है ना। चलिए काम करते हैं अब।
इनिशियल वेलोसिटी यू का टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहली बात मुझे कुछ नहीं आता, फॉर्मूला रटा हुआ है, फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं। 50 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, साइन 53 डिग्री पिछले क्लास में बताया था, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखो एक छूट गया, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन के जगह हम लोग माने हुए थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही रहेगा ना सब कुछ। तो ये बना 100, ये बना 10 से कैंसिल होके खत्म हुआ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, 5 से ये कैंसिल हुआ, 2, फाइनल आंसर 8 सेकेंड्स। इतने तेजी से होना चाहिए आपसे। मैक्सिमम हाइट के बारे में चलो बात करते हैं, सेम वही बात, फॉर्मूला रटा हुआ है कि नहीं अभी तक? अब फॉर्मूला रट जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं है अब समझने का, नहीं समझे तो। 50 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा यानी 4/5 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करिए सिंप्लीफाई इसे, मैं भी कर रहा हूं साथ में। कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट मैं आपको बताया हूं क्या है। कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट यही है कि देखो मत, करना शुरू कर दो, ठीक है। तो 2500 यूनिट को थोड़ी देर के लिए रोका, 16 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 25, सही है। तो ये बना 100, 125, 80 मीटर का मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और रेंज के बारे में जहां तक की बात है, हमें जरूरत है यू स्क्वायर यानी 50 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा। फंस जाएंगे ऐसे, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला ये भी तो है 2 इंटू साइन ऑफ 53 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 53 डिग्रीज, ये भी तो फॉर्मूला है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हूं ताकि हमें 106 डिग्री में 106 डिग्री में जाने की जरूरत ही ना पड़े, और डिनोमिनेटर में यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 होल डिवाइडेड बाई 10 कैंसल्ड, ये बना एक साथ 500, 500 से ये कैंसिल हुआ और ये पूरी तरह से 100 बचा, 100 से ये 5 कैंसिल हुआ, 20 बचा, 12 यहां पर 20 यहां पर, 12 गुणे 20 240 मीटर। 240 मीटर हमने निकाला रेंज, 80 मीटर हमने निकाला मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला क्या 8 सेकेंड्स। क्या यही सारे रिजल्ट्स हम लोग पिछले क्लास में भी निकाले हुए थे? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना। अब आप करेंगे और मैं देखूंगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। u का वैल्यू है, लिखो u का वैल्यू है इस बार 100 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन तो करो कम से कम जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड हो, और साथ में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्रीज का। रूट वगैरह में आएगा, आने दो, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्रीज। तेजी से करिए जरा और डेसिमल में आंसर निकालें, मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहो। 1 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। वर्टिकल कंप, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुन लेना। फॉर्मूले वाले बच्चे भी सुन लें ध्यान से, शायद किसी को कुछ समझ में आ जाए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यहां पर 50√2 और 10 के रेट से घटेगा, तो 5√2 सेकेंड्स में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर और 10√2 सेकेंड्स में पार्टिकल जमीन पर। पहला आंसर, ठीक। या ऐसे समझो 100 साइन 45 डिग्री 50√2 बना इंटू 2 यानी 100√2 बना डिवाइडेड बाई 10 10√2 सेकेंड्स आंसर।
क्लियर होगा ये बात? अच्छा, मैक्सिमम हाइट और ज़रा गौर से एकदम समझना, कठिन मेथड में अपना रहा हूं। मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए मैं जानबूझ के कठिन मेथड अपना रहा हूं ताकि आप सोचने पर मजबूर हों और दिमाग थोड़ा स्ट्रांग बने। पार्टिकल को जब फेंका गया जमीन से तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी ऊपर की तरफ जाने की वेलोसिटी है 50√2 मीटर पर सेकेंड और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड और केवल नीचे से ऊपर तक जाने में लगने वाला समय है 5√2 सेकेंड्स। मानते हैं ना इस बात को? तो 50√2 मीटर पर सेकेंड और ये 0 हम लोग एक वेलोसिटी 25√2 मीटर पर सेकेंड को मान सकते हैं कांस्टेंट है पूरे समय 5√2 सेकेंड्स के दौरान। तो आंसर आना चाहिए 5√2 मल्टीप्लाइड बाई 25√2 यानी 125 गुने 2 250 250 मीटर मैक्सिमम हाइट। एक बार बस मैं कंफर्म कर लूं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 50√2 है, हाँ है। 25√2 को मान सकते हैं कि एवरेज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है ये, और 5√2 का केवल ऊपर जाने भर का समय। तो 5√2 गुने 25√2 125 गुने 2 250 सही लग रहा है। शायद समझ भी गए होंगे आप कि मैं क्या किया। पुरानी बातें कुछ ताज़ा हुई होंगी। रेंज के बारे में बात करते हैं तो 10√2 सेकेंड्स के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 50√2, जिस वजह से 50√2 गुने 10√2 तो 500 और इंटू 2 यानी 1000 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यह हमारा रेंज के लिए आंसर। तो आइंदा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर्मूले वाले बच्चे फॉर्मूले से कर लें, जिनको फॉर्मूला नहीं पसंद आता है वो जैसे मन वैसे कर लें। ठीक है, लिखिए नया सवाल, तेजी से लिखो। पार्टिकल प्रोजेक्टेड ब्रैकेट में u कॉमा थीटा, समझ गए? u के स्पीड से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पर फेंका गया, बात कंप्लीट हुई। इसके आगे क्या पता करना है? फाइंड, थोड़ा दिमाग लगाना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन दिमाग में आ जाना चाहिए अभी तक। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन के दौरान मतलब जब पार्टिकल को फेंका गया उस वक्त से जब तक पार्टिकल जमीन पर गिरता है तब तक में बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी होने वाली है? जल्दी करो। चलिए भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, अगर मैं कहीं पर गलती करूंगा मुझे प्लीज बता देना। टाइम 141.4, मुझे नहीं लगता टाइम 14.1 सेकेंड्स आएगा, 141 नहीं आएगा, 14.14 आएगा। शायद आप गलती किए होंगे कि मैं गलती कर रहा हूं। हाँ, मैं खुद ही गलती किया हूं। नहीं, सब कुछ सही है। 5√2 ऊपर जाने में लगेगा समय, सही है भाई, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? सही है। हम लोग अब नए क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। पिछला क्वेश्चन सही सॉल्व किया हूं, आप अपने कैलकुलेशंस को चेक कर लें और थोड़ा तेजी से करिए। u के स्पीड से फेंका गया था पार्टिकल को थीटा के एंगल पर, ऐसे स्पीड दिया हुआ है u, पार्टिकल पहुंच जाएगा यहां पर कितने समय में बताओ? तो जो कुछ भी होता है फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का इतने समय में, ये कहलाएगा देखो मैक्सिमम हाइट, ये कहलाएगा यहां से लेके यहां तक का रेंज। ठीक,
अब सवाल में ये कहा गया, मेरी बातों पर ध्यान दो, अब थोड़ा सा पेन को रोक लो या फिर वीडियो को रोक लो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। पार्टिकल को जैसे ही फेंका गया इस वक्त से शुरू करिए, यही है इनिशियल, शुरुआती समय। और खत्म कब हो रहा है समय हमारा? जब पार्टिकल जमीन पर पहुंच जाता है। पूरे मोशन के दौरान बात करनी है हमें, पूरे मोशन के दौरान बात करनी है हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही नहीं तुमको याद होगा। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जरा ध्यान से देखिए एकदम मैं क्या कर रहा हूं। पार्टिकल एकदम शुरुआत में यहां से चलना शुरू किया और मान लो बीच रास्ते में यहां पर पहुंचा हुआ है कहीं पर। सुन नहीं रहे हो मेरी बात को? फिर से मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर बीच रास्ते में पहुंचा हुआ है, तो इस वक्त तक का डिस्प्लेसमेंट क्या गिना जाएगा? तो एकदम शुरुआत से लेके एकदम लास्ट यहां तक, ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल थोड़ा आगे बढ़ा, जो मैं दिखा नहीं रहा हूं डायग्राम में पार्टिकल को आगे बढ़ते हुए, आप समझिएगा खुद से। पार्टिकल आगे बढ़ा, ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखा, एरो बनाना जरूरी है, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। पार्टिकल और ज्यादा नीचे पहुंचेगा और यहां पर जब जमीन पर दोबारा से पहुंच चुका होगा, ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। और रेंज ही पूरे मोशन के दौरान होने वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आएगा रेंज आर डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। समझे? अब रेंज का फॉर्मूला सेट कर दीजिए। यहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है इसमें, याद करना है फॉर्मूले को। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और एक 2 भी अलग से, डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया रेंज, होल डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। करिए सॉल्व, फाइनल आंसर बना हमारे पास सिर्फ u cos थीटा, बाकी सब कुछ कैंसल्ड है। देखो u cos थीटा ही हमारा रिजल्ट। जरा 1 मिनट ठहर के हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये आंसर क्यों आया। ये आंसर क्यों आया इसको समझो। जो एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और कंप्लीट मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में तो हुआ ही नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा। फिर से सुनिए मेरी बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करिएगा तो आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो और ज्यादा ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आई कैप जे कैप सब कुछ होना चाहिए था। तो एवरेज वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। कुछ सोच समझ के बता रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सको। नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट पता करने के लिए एवरेज वेलोसिटी का आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखोगे जो कि है 0 पूरे मोशन के दौरान। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये बन जाएगा 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। फिर से कान खोल के सुनो, एवरेज वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश है। मेरा ये कहना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदला ही नहीं कभी, वो तो u cos थीटा हमेशा रह गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो 5 5 5 5 5 5 5 इन सब का एवरेज क्या आएगा? 5।
जो चीज़ कभी बदला ही नहीं उसका एवरेज भी देखोगे तो उतना ही आएगा। तो यू कॉस थीटा में कभी कोई परिवर्तन आया ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा एवरेज वेलोसिटी का वो यू कॉस थीटा तो आना ही था। इस कारण से ये आंसर आया है। बाय द वे कोई पूछे कि ये एवरेज वेलोसिटी जो यू कॉस थीटा निकाले हैं इसका डायरेक्शन बताइए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, या यूं कहें आई कैप के डायरेक्शन में है अगर हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस माने हैं तो। आई होप समझ गए मेरी बात को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं कि डिफिकल्ट करूं, अब बहुत हुआ आसान सवाल। ध्यान से करना जरा और देखें कि एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप, है ना। लिखिए, अ पार्टिकल is projected from top of a building. A particle is projected from top of a building as shown. ठीक है, और बाकी सारी बातें डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं। A particle is projected from top of a building as shown, और डायग्राम इस तरह से, ये कहलाएगा ग्राउंड, ठीक, ये कहलाएगा ग्राउंड मान लो। अब डायग्राम मेरे साथ साथ बनाएं। और इस तरह से एक ऊंची सी बिल्डिंग, बिल्डिंग में मैं अक्सर ये दिखा देता हूं खिड़कियां और दरवाजे, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये बिल्डिंग है। ठीक, अब खास बात यह है यहां पर से पार्टिकल को फेंका गया। पहले क्या था, जमीन से फेंका जा रहा था। अब थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। डिफिकल्ट नहीं बोला मैं बोला डिफरेंट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है अभी भी आसान अगर आप एकदम बेसिक बात को समझे हुए हैं तो। पार्टिकल को यहां से फेंका जाता है, कितने स्पीड से, कितने एंगल से, सब कुछ बता रहा हूं। 50 के स्पीड से फेंका गया। चलो वही पुराना वाला डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में ग्राउंड को यहां से मैं हटा दिया, देखिएगा ध्यान से। इससे फायदा ये हुआ ना इस डायग्राम का इस्तेमाल करने से कि एक्स और वाई एक्सिस पहले से बना हुआ है इसमें। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे हवा में ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, खास बात यह है कि जो पार्टिकल है वो यहां एक्स एक्सिस से टकराने के बाद रुकेगा नहीं, पार्टिकल सीधे जमीन पर जाके गिरेगा। ऐसे ये होने वाला है कंप्लीट मोशन पार्टिकल का। बिल्डिंग पर से फेंका गया, गिरेगा जमीन पर। स्पीड दे रहा हूं मैं 50 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये 37 डिग्री है जबकि। ठीक और बिल्डिंग की ऊंचाई ये दी हुई है 35 मीटर की। 35 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। 35 मीटर का लगभग मतलब कितना हुआ? 3 मीटर का एक मंजिल होता है मुझे लगता है, नहीं 4 मीटर का होता होगा। तो ये लगभग 9 मंजिला बिल्डिंग है। तो 9 मंजिले बिल्डिंग से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 37 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से गिना गया है एंगल को, इस तरह से पार्टिकल को फेंका गया और इस रास्ते पार्टिकल जाके मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा होगा, उसके बाद जाके जमीन से टकराया। यह पार्टिकल जमीन से जा टकराया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड, जैसे ही बोलूंगा सॉल्व करना शुरू कर देना। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल पूरी तरह से जब मोशन कंप्लीट करेगा, इस दौरान लगने वाला समय बताइए। जल्दी करिए। अभी तक किसी को कोई डाउट रहा हो?
चलिए, कैलकुलेशन में अगर मैं कहीं पर गलती कर भी दूं तो आप संभाल लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में है, अब मैं पुराने क्वेश्चन में नहीं जा रहा। ठीक। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। मुझसे पहले सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। साथ में करोगे तो कम फायदे में रहोगे, और मेरे बाद करोगे तो नुकसान में रहोगे। ठीक है। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए हम लोग कौन से लॉजिक का यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला काम करेगा? सबसे पहला तो यही सवाल मेरा, विल फॉर्मूला वर्क? फॉर्मूला कौन सा? 2u sin थीटा बाई जी वाला। फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करिएगा ना, तो यहां तक पहुंचने का टाइम आ जाएगा। एक्स एक्सिस से जाके कब टकराया, ये टाइम आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आया कैसे था? फॉर्मूला आया था इस बात का इस्तेमाल करके कि दोबारा से सेम हाइट पर कब है पार्टिकल, यानी टोटल ओवरऑल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने समय में जीरो हुआ। तो यहां पर इस खास जगह पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस खास जगह पर जीरो के बराबर है। इस वजह से अगर तुम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे 2u sin थीटा बाई जी, जो कि निकला था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके, तो ये पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा जब पार्टिकल दोबारा से एक्स एक्सिस को छुआ है। लेकिन ये टाइम चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ये टाइम जब पार्टिकल एकदम जमीन से जाके टकराया। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? सबसे पहले तो ये बात, फॉर्मूला विल नॉट वर्क। हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काम करेगा। हम लोग लॉजिक जो यूज करने वाले हैं वो ये है कि टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है पार्टिकल के लिए, जरा देखिए ध्यान से। टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सोचो जरा खुद से। मैं डिटेल में बता रहा हूं। मान लो पार्टिकल पहुंचा ए वाले जगह पर, तो ये कहलाएगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जहां पर पहले था वहां से कितना ऊंचा चला गया, सिर्फ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखे। ठीक। अच्छा, मान लीजिए कुछ समय बाद पार्टिकल पहुंच गया ए पॉइंट नहीं, बी पॉइंट पर। मान लो बी पॉइंट पर कहा जाएगा ये है डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से मान लीजिए पार्टिकल पहुंच गया इस सी वाले पॉइंट पर, जो कि एक्स एक्सिस पर ही है, तो ऐसी हालत में टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जब पार्टिकल जमीन पर पहुंच चुका है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा। आई होप आप डायग्राम देख पा रहे हैं। और टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर इतना होगा। इस वजह से टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट में माइनस में, क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस माने हैं, क्या ऊपर ही माना जाना चाहिए वाई एक्सिस? ऐसा कोई रूल नहीं है। आप नीचे वाई एक्सिस मान लो, नीचे एक्स एक्सिस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जाएगा? -35 मीटर। और इस बात को अगर समझ गए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर मुझसे पहले आंसर तक पहुंच जाओ। चलिए, -35 मीटर मस्ट बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गलती किया ना मैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को लिखना चाहिए था साफ साफ, आगे इसका जरूरत पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को आप लिखे होंगे खुद से, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए।
इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ने की बात है। तो ये रहा पहला कंपोनेंट, इसका वैल्यू रहेगा 50 मीटर पर सेकेंड, cos 37 डिग्री आया 40 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला काम करना चाहिए था हमें 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 30 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ये लिखना चाहिए था। इसके बाद फिर एक्सेलरेशन माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझाने का जरूरत नहीं है, और टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने समय के बाद -35 मीटर हो जाता है, बस ये चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। माइनस में 35 मीटर इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू के जगह 30 मीटर पर सेकेंड, टी के जगह पता नहीं, यही पता करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन के जगह -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। आई होप क्लियर है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, 5 से पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर -6 टाइम्स टी -7 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आपको सही आंसर देंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं अलग से, फिर माइनस में 7t और प्लस में t, t प्लस 1 एक रूट से एक रूट निकलेगा और t -7 से एक रूट निकलेगा। यूनिट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। तो दो रूट्स मिले, समझ रहे होंगे क्यों, आप ये इस बार खुद से समझिए। t इक्वल्स टू -1 सेकेंड एक रूट है, और दूसरा रूट है t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। कौन सा वाला सही आंसर है? तो 7 सेकेंड हमारे लिए सही आंसर। आई होप क्लियर है आपको सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। कंफ्यूजन को लिखो, डाउट्स को लिखो, और कुछ भी नहीं। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? तो पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं आप, पता नहीं केवल आप वीडियो को ऐसे ही ओपन करके अपना मूवीज वगैरह देख रहे होंगे दूसरे टैब में। ऐसा मत करना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपको सीखने का। मिल भी जाएगा तो भी क्या हुआ, एक बार अगर बता रहा हूं तो ध्यान से एकदम सुन लो, ठीक? अच्छा, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। सच्चाई यह है कि वीडियो को देखने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक? बस आपको एक प्रॉपर बेसिक तरीका पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक? और क्या एकदम फंडामेंटल बात क्या है ये समझ में आ जाता है। अगर इस बात को समझ जाते हो, उसके बाद पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ये पता करने के लिए कि भाई फाइनली आप रैंक या जो भी एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें कैसा आप परफॉर्म करोगे। आपका एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस मेरे कुछ भी बोलने पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? आप इस वीडियो लेक्चर से एकदम बेसिक फंडामेंटल बातों को सीखें और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा और अलग से अलग तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करें सॉल्व करने की, ठीक है? यही फिलॉसफी रहना चाहिए आपके पढ़ाई करने का। चलो, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड रेंज। जल्दी करो, रेंज का वैल्यू पता करिए जरा। अगर आपको लगे कि आप कर सकते हैं, लगना ही चाहिए जो कि, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से करिएगा। मैं यहां पर फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। वीडियो को पॉज कर लेना जब तुम खुद से कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर को देख ही नहीं पाऊंगा। खैर, रेंज को निकालने के लिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं? दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट।
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट। होता है ऐसा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहले से निकाले हुए हैं हम लोग, कितना? 7 सेकेंड। 7 सेकेंड के दौरान होने वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में देखेंगे, सिर्फ एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे, तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना? 40 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकेंड्स। और आगे आप समझदार हैं कि एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में तो 0 है, तो हाफ AT² वाला टर्म रहेगा 0। फाइनल आंसर बना हमारे पास 280 मीटर्स। ठीक है, यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आप समझ के किए हैं, और समझ के किए हैं कि नहीं ये बात तुरंत पता कर लूंगा मैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन से। लिखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, एज्यूम particle has acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो मैं बोला था वही कर रहा हूं। Assume particle has acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along x-axis due to wind। हवा के बहाव के वजह से मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पार्टिकल पर फोर्स लगा, और उस फोर्स का प्रभाव यह पड़ा कि पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन अब मौजूद है। ठीक, पता क्या करना है? फाइंड एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट या फाइंड एक्स्ट्रा रेंज ड्यू टू विंड। हवा के बहाव के वजह से होने वाला एक्स्ट्रा रेंज बताइए। रेंज नहीं, एक्स्ट्रा रेंज बताइए। लगाओ दिमाग। अगर पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो अगर, तब कर दोगे इसको तुरंत। ठीक है, करिए इसे। चलिए, आई होप सो आपने कर लिया। इतना समय बहुत था, इतने देर में हो जाना चाहिए था। अगर और ज्यादा समय की जरूरत लगे तुम्हें तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लो। इसी फॉर्मूले में समाधान छिपा है। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में देखते समय हम लोग क्यों माने थे दूसरे वाले टर्म यानी हाफ AT² को 0? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं था, इस बार है। तो इस कारण से डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट यानी कि रेंज इस बार बराबर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 7 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 सेकेंड का स्क्वायर। आपका डाउट ये हो सकता है कि क्या सर हवा चलने के वजह से ये टाइम ऑफ फ्लाइट में बदलाव नहीं आएगा क्या? ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट 7 सेकेंड्स में लिखा हूं, क्या हवा चलने के वजह से इसमें बदलाव नहीं आएगा क्या? क्या 7 सेकेंड के बजाय 8 सेकेंड हमें लिखना चाहिए क्या? समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले कैसे थे? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाले कैसे थे? इस बात का इस्तेमाल किए कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है -35 मीटर। तो भाई अगर हवा चलने के वजह से, ध्यान से सुनना मेरी बात, डायग्राम पर भी ध्यान दो। अगर हवा चलने के वजह से हवा इस तरफ चल रही है, इस तरफ हवा चल रही है, तो हवा चलने की वजह से अगर पार्टिकल ऐसे करके जाके थोड़ा सा और ज्यादा आगे पहुंच जाए, बावजूद इस बात के गिरेगा तो जमीन पर ही ना, और जमीन पर गिरने के वजह से भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो निश्चित है 35 मीटर ही होगा। समझ सके? और जो टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए कैलकुलेशन चला था वो ठीक वैसा ही चलेगा। दिस एंटायर कैलकुलेशन विल रिमेन एज इट इज इवन दो एयर इज मूविंग, इवन दो विंड इज प्रेजेंट। हवा के बहाव के होने के बावजूद
वर्टिकल डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया है, जैसा कि सवाल में लिखा गया था। आंसर निकालना आसान है। आंसर आया 280 मीटर यहां पर, लेकिन प्लस में फिर लिखा हुआ है 49 मीटर। तो एक्स्ट्रा वाला तो यही है ना, इसी को कहा जाएगा हवा के वजह से होने वाला बहाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्यू टू विंड, हवा के वजह से होने वाला बहाव। आई होप समझ गए बात को आप। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसी में और कुछ पूछा जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है। कितने सेकंड में पार्टिकल जमीन पर गिरा था? 7 सेकंड्स में। ठीक, हवा नहीं चल रही है, हवा केवल थर्ड पार्ट में माने थे हम लोग। फोर्थ पार्ट लिखो क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में क्या हवा चल रही है कि नहीं? नहीं। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड velocity of the particle, find velocity and displacement of particle, find velocity and displacement of particle at 7 सेकेंड में वो तो जमीन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दे देता हूं चलो। एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, समय जब पार्टिकल को फेंके जाने के बाद 4 सेकेंड बीत चुका होगा, उस वक्त बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। दोनों पता करो, जल्दी करो, आसान है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको अगर समय की जरूरत महसूस हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मैं दोबारा से लिखा हूं। एक्सेलरेशन वेक्टर, हवा नहीं चल रही है फोर्थ पार्ट में, केवल थर्ड पार्ट तक ही वो सीमित था। बाय द वे, हवा चल रही है कि हवा चल रहा है? हवा चल रही है ना। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पता करना है कि 4 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स लिख पाएंगे। यहीं से तो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अलग अलग समय पर क्या होने वाला है वेलोसिटी। तो एक्स कंपोनेंट तो वेलोसिटी का बदलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 0 है एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में। तो 4 सेकेंड बीत जाने के बावजूद 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप तो वैसा ही रहेगा, जबकि 4 सेकेंड बीत जाने के बाद वाई एक्सिस में क्या हो चुका होगा वेलोसिटी। आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करिए सिर्फ वाई एक्सिस में। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करें सिर्फ वाई एक्सिस में। 30 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यह रहा वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल 40 के रफ्तार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे की ओर जा रहा होगा उस वक्त। तो दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मौजूद हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। 4 सेकेंड के दौरान होने वाला कैसे पता करोगे? मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको, और जरूर खुद से पूरी कोशिश कर लो सही आंसर तक पहुंचने का मुझसे पहले। चलिए वीडियो को पॉज कर लो भाई, समय अगर ज्यादा चाहिए हो तो। डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट पता करने के लिए हम लोग मात्र एक्स डायरेक्शन वाले वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के मुताबिक 40 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 4 सेकेंड्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0। अगर हवा बह रही होती तो हम लोग हाफ ए टी स्क्वायर भी यहां पर लिखे होते ब्रैकेट के अंदर। ठीक, फिलहाल सही है। और जे कैप में कैसे करेंगे? तो जे कैप में तो एक्सेलरेशन भी है, तो 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड्स
माइनस हाफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेकेंड्स का होल स्क्वायर। देखो तो कितना आ रहा है। फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट जो निकला हमारे पास वो है 4 सेकेंड्स में 160 मीटर आई कैप प्लस 120 यहां पर और 80 यहां पर, तो 40। कोई गलती लग तो रहा है। 120 मीटर यहां पर और 16 8 40 मीटर। हाँ ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप में हम लोगों ने रिपोर्ट किया। एक काम करता हूं, मैं उसी पुराने डायग्राम में, बिल्डिंग वाला था ना, बिल्डिंग बना हुआ था भाई, 1 मिनट बस वेट कर लो। जमीन नीचे है और बिल्डिंग यहां पर, ठीक। ऐसे करके पार्टिकल को फेंका गया था और पार्टिकल और ज्यादा नीचे तक भी गया था। यही था ना कंप्लीट डायग्राम। अच्छा डायग्राम बन गया। तो 4 सेकंड पर पार्टिकल कहां है ये हमने पता लगाया। 4 सेकंड पर हमें यह पता चला कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ये देखो रिजल्ट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 160 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 40 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो 160 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 40 मीटर ऊपर, यानी शायद यहां पर, अंदाजे से बोल रहा हूं, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। यहां पर मतलब ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है ये और वर्टिकल कंपोनेंट भी है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, तो ये है 160 मीटर का, और ये वर्टिकली ऊपर की तरफ कितना कंपोनेंट है, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट है 40 मीटर का। और पार्टिकल इस वक्त जा किधर रहा है, इस तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पार्टिकल की वेलोसिटी के पास, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना। ये डायग्राम बनाना चाहिए आपको। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये रहा और वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो था, अगर नहीं देख पा रहे हैं आप, देखिए अच्छे से, ये जो वेलोसिटी वेक्टर था, है ना, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 30 मीटर पर सेकेंड का। गलत बोला क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 था, 40 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये 10 मीटर पर सेकेंड का नीचे की ओर का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी अलग से मैं वेक्टर लिख दिया और ये वाला अलग से है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 4 सेकेंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए क्वेश्चंस के आंसर का मतलब क्या है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में हो पाएगा। लिखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ब्रैकेट में लिख दो u के स्पीड से थीटा के एंगल पर। समझ गए। अच्छा, अब पता क्या करना है आपको खुद से, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, पिछले क्वेश्चन का इस्तेमाल करिएगा एकदम अच्छे से। फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट when horizontal component of displacement, when horizontal component of displacement is x, फिर से उस वक्त
पता करिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है x के बराबर। ठीक है, मतलब टाइम t के टर्म्स में मुझे y का वैल्यू नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मुझे उस वक्त बताइए जिस वक्त हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हो चुका है। तो y को पता करना है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, फाइंड y कोऑर्डिनेट, फाइंड y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ x। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में। ठीक, और याद है एक पैराशूट से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया था मैं, पैराशूट लगातार ऊपर जा रहा था। इस बार पैराशूट ऐसे थीटा एंगल पर जा रहा होगा और वहां से पार्टिकल को छोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा। और रही बात असाइनमेंट की, तो आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट कैसे मिलेगा? आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो मैं उन्हीं दोनों जगहों पर आपको असाइनमेंट जो कि बेस्ड होगा फ्री फॉल यानी स्ट्रेट लाइन वाला फ्री फॉल, और साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन। देखते हैं, अगर कम क्वेश्चन रहेगा तो एक ही असाइनमेंट, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो दो अलग अलग असाइनमेंट्स, और ये आपको आज ही मिल जाएगा, चाहे जो हो जाए आज ही करना मिल जाएगा आपको। कोशिश करो 24 घंटे के अंदर पूरी ताकत लगा के इस असाइनमेंट को सॉल्व कर देने की। क्वेश्चंस आसान नहीं रखूंगा, ठीक है भाई, मैं आसान रख भी दूंगा, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो लोग नहीं रखेंगे ना आसान, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, आपको समस्याएं होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और समस्याओं से ही तो आप सीखेंगे। ठीक, इधर उधर से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करना, खुद से सॉल्व करना। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।